वंदे मातरम। खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। उत्तराखंड में चंपावत उपचुनाव सियासी केंद्र बना हुआ है। आज पार्टी के तमाम दिग्गजों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नामांकन कराया। चंपावत में 31 मई को उपचुनाव होना है और 3 जून को नतीजे आएंगे। सीएम के सामने कांग्रेस ने महिला प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी को मैदान में उतारा है और आपको बता दें कि धामी को सीएम की कुर्सी पर बने रहने के लिए उपचुनाव जीतना जरूरी है। वो खटीमा से विधानसभा चुनाव हार गए थे। आज नामांकन से पहले सीएम धामी ने चंपावत में रोड शो भी किया। सीएम धामी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जो प्यार और आशीर्वाद मुझे जनता से मिला है वो अभूतपूर्व है। मुझे यकीन है कि आगे भी जनता से मुझे ये प्यार मिलता रहेगा। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार जनता के हित में अहम फैसले ले रही है। जनता को इसका लाभ मिले, इसके भरसक प्रयास लगातार जारी हैं। वहीं हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल ने चंपावत की उत्साहित जनता से बात की है। बहुत जगह से ऐसा हुआ कि अब आप लोगों को पता है, इस चुनाव में जब मैं 3 जुलाई को विधानमंडल दल में मेरे नाम का प्रस्ताव हुआ और मुझे पता भी नहीं था कि मुझे ये जिम्मेदारी मिलने वाली है और मुझे जिम्मेदारी मिल गई। 4 जुलाई को मैंने शपथ लेकर काम करना शुरू किया। आप सब कार्यकर्ता भाई बहनों के सबके आशीर्वाद से पूरे प्रदेश के अंदर मैं गया। हर विधानसभा क्षेत्र को मैंने कोशिश करी कि हर विधानसभा तक पहुंचूं, दूरस्थ से दूरस्थ स्थान तक पहुंचूं और उस पूरे अभियान में आप सबके आशीर्वाद से, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से 47 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। प्रचंड बहुमत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो उत्तराखंड के लिए काम किए हैं, जो उनका विजन है उत्तराखंड के लिए, जो आगे के कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों पर उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने पहली बार उत्तराखंड बनने के बाद एक इतिहास बनाने का काम किया है। एक इतिहास बना है, पहली बार मिथक टूटा है। नहीं तो क्या होता था, चुनाव के बाद एक बार इस पार्टी की सरकार, एक बार उस पार्टी की सरकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपना उपचुनाव चंपावत से लड़ रहे हैं और चंपावत में लड़ने से पहले जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो काफी उत्साहित हैं। साथ ही कैबिनेट मंत्री भी यहां पर पहुंच रखे हैं, कई सारे कैबिनेट मंत्री पहुंच रखे हैं। उनमें से एक आप देख सकते हैं हमारे साथ है चंदन रामदास जी, जो कि 2 दिन से यहाँ पे मोर्चा लगा कर डट कर जो है यहाँ पर हैं और पूरी तैयारियों में भी जो है आप लगातार देख रहे हैं। कैसी तैयारियां चल रही हैं अगर नामांकन की, फिलहाल अगर नामांकन की बात करें? आज हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी चंपावत विधानसभा सीट से प्रत्याशी के रूप में आज नामांकन कर रहे हैं। पूरी पार्टी, पूरे कार्यकर्ता, क्षेत्र के लोग, मतदाता अति उत्साहित है कि एक विधायक के रूप में नहीं, एक मुख्यमंत्री के रूप में चंपावत को एक ऐसा व्यक्ति मिला है जिसने पूरे प्रदेश में अलग जगाई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपना उपचुनाव चंपावत से लड़ रहे हैं और चंपावत में जो भाजपा के आम कार्यकर्ता हैं वो बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि इससे पहले के जो चुनाव की बात करें जो 2022 में हुए थे, अभी उन चुनावों में भी जीत कर आए थे भाजपा के कैंडिडेट और अब खुद मुख्यमंत्री उपचुनाव लड़ रहे हैं। तो कितने उत्साहित हैं, इसको लेकर सीधे इन्हीं से बात करते हैं जो कार्यकर्ता आम जमीन पर जो काम कर रहे हैं। सर, क्या लग रहा है आपको, किस तरह का चुनाव रहने वाला है? ये चुनाव आज तक के इतिहास में जो भी उपचुनाव हैं उनमें पहली बार ऐसा देखने को मिलेगा कि मुख्यमंत्री जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, वो अपार बहुमत से यहाँ पर जीतेंगे। कांग्रेस का यहाँ से नामो निशान मिट गया है और कांग्रेस के जो इस चंपावत विधानसभा में कार्यकर्ता थे वो सारे बीजेपी में शामिल हो गए हैं और कांग्रेस की जमानत जब्त होगी। कांग्रेस की जमानत जब्त होगी। आपको क्या लगता है, इससे पहले भी भाजपा को ही आपने जिताया था, अभी भी भाजपा? तो गहतोड़ी जी की बात करें तो गहतोड़ी जी तो आप अपना टिकट जो है उन्होंने कह दिया कि आप हमारी जगह लड़ लीजिए। किस तरह से रहेगा पूरा गहतोड़ी जी का सामंजस्य उनका, क्योंकि आम कार्यकर्ता है? गहतोड़ी जी के नेतृत्व में ही यहाँ पर अभी चुनाव का मैनेजमेंट चल रहा है। उन्हीं के नेतृत्व में यहाँ पर हमारे नगर पालिका के चेयरमैन विजय वर्मा जी जो कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। यहाँ की जो ब्लॉक प्रमुख रेखा देवी है उसके साथ 25 बीटीसी मेंबर भी हमारे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। एक तरफा यहाँ पर विजय हो रही है। 90% मत जो है भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को मिलेगा और एक महत्वपूर्ण विजय यहाँ से विजय प्राप्त होगी। चंद राजाओं की ऐतिहासिक नगरी है। यहाँ कत्तूरी वंश के राजवंश भी यहाँ पर रहे थे। हम चाहते हैं कि संग्राम सिंह कारकी जैसे यहाँ पर योद्धा थे, उनकी भूमि पर जो है एक इतिहास बनेगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जो उपचुनाव हैं उसमें संगठन किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से मजबूत किया जा रहा है बूथ लेवल को, उससे जो है संगठन के पदाधिकारी है उनसे ही जानते हैं। काला जी, क्या तैयारी चल रही है, संगठन किस तरह से बूथ लेवल पे काम कर रहा है? देखिए क्या कि भारतीय जनता पार्टी अपने एक विधिवत तौर पर चुनाव लड़ती है। माननीय कैलाश शर्मा जी हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और पूर्व विधायक हैं, यहाँ का प्रभारी उनको बना के भेजा गया तब से वो लगातार यहाँ चुनाव की तैयारियों में लगे हैं। कल सभी प्रमुख कार्यकर्ता, प्रदेश के पदाधिकारी और माननीय विधायकगणों को एक एक मंडल की जिम्मेदारी दी गई है और लगभग हम बूथ तक की योजना पर काम कर रहे हैं। आगे कैलाश जी इस बारे में ज़्यादा आपको ठीक से बता पाएंगे। कैलाश जी, अगर बात करें, क्योंकि बूथ मजबूत होगा तो अपने आप ही जो है चुनाव निकल जाता है, तो आप किस तरह से, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ के बूथ को जानते हैं, कार्यकर्ताओं को जानते हैं, किस तरह से मजबूत कर रहे हैं? हमारा ये जो विधानसभा क्षेत्र है पूरा, इस पे 5 मंडल हैं, 31 शक्ति केंद्र हैं और 151 मतदान केंद्र हैं। हमने पूरी मतदान जो केंद्र पर हमारी बूथ समिति होती है वो पहले से बनी हुई है, पन्ना प्रमुख हमारे बने हुए हैं, लेकिन इस बीच में हमने 1 तारीख से फिर 7 तारीख तक एक अभियान रखा था बूथ समिति का सत्यापन। बूथ समिति जहाँ थोड़ा बहुत कहीं पर कमी है, कोई दिक्कत है तो उसका ठीक निर्धारण करके सत्यापन भी हो गया। हमने बूथ इकाई को बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए एक अपनी कार्य योजना बनाई है। हमारे यहाँ के जितने कार्यकर्ता इस विधानसभा क्षेत्र के हैं, जनपद के हैं, उसके अतिरिक्त भी हमारे जो और वरिष्ठ लोग हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कुछ माननीय विधायक हैं, उनको भी यहाँ की विशेष जिम्मेवारी सौंपी है कि हम अपने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन भी करें और उनके कामों की मॉनिटरिंग भी करें। वैसे यहाँ पे कई कार्यकर्ता जो कांग्रेस के हैं उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है, क्या कुछ रहा, कितनों ने ज्वाइन किया है अगर देखा जाए? आज आप देखिए बनबसा, टनकपुर और चंपावत से लगभग कांग्रेस नेतृत्व विहीन हो गई है। जितने भी हमारे जिला पंचायत के सदस्य थे, ग्राम प्रधान थे, क्षेत्र पंचायत सदस्य थे, नगर पंचायत के सदस्य थे, यहाँ के नगर पालिका के हमारे अध्यक्ष जी थे और कांग्रेस के हमारे जिले के महामंत्री, यूथ कांग्रेस के जिले के महामंत्री, प्रदेश के पदाधिकारी, लगभग जितने भी मुख्य जो लोग थे उन सब लोगों ने, हमने सबको भारतीय जनता पार्टी परिवार में उनकी इच्छा के अनुसार हमारे संगठन के कामों को देखकर, सरकार के कामों को उससे प्रभावित होकर उन्होंने हमारी सदस्यता ग्रहण करी। संगठन ही जो है वो काम करता है और जिस तरह से भाजपा का संगठन अब उपचुनाव को लेकर काम कर रहा है और उम्मीद भी जता रहा है कि बड़ी संख्या में और बड़े अंतर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जीत कर आ रहे हैं। मेरे सहयोगी नरेंद्र पिमोली के साथ में योगेश मॉल, नेटवर्क 10, चंपावत। दुबई में आयोजित 4 दिवसीय अरेबियन ट्रैवल मार्केट का सोमवार को शुभारंभ किया गया। 9 से 12 मई तक आयोजित होने वाले एटीएम के पहले दिन पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तराखंड पर्यटन के पवेलियन के साथ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और इंडिया टूरिज्म पवेलियन का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने एटीएम में लगे उत्तराखंड समेत कई राज्यों के स्टॉल का अवलोकन भी किया। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि उत्तराखंड साहसिक खेलों का खजाना है। ऐसे में उत्तराखंड साहसिक पर्यटन गतिविधियों का केंद्र बन रहा है। यहाँ रोमांच से भरपूर साहसिक पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। प्रदेश में साहसिक खेलों की संभावनाओं और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार की ओर से प्रतिवर्ष उत्तराखंड एडवेंचर फेस्ट जैसे कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दुबई समेत दुनिया भर में बसने वाले भारतीय मूल लोगों से अपील करते हुए पर्यटन मंत्री ने कहा कि एक बार उत्तराखंड अवश्य आएं। उत्तराखंड में हिमालय की सुंदर चोटियों और विश्व प्रसिद्ध 4 धाम समेत गंगा, यमुना जैसी प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल है, जहां आप पुण्य का लाभ कमाने के साथ प्रकृति का आनंद उठा सकते हैं। मेरा आग्रह है कि जो हमारे प्रवासी भारतीय बाहर बसते हैं उत्तराखंड में जरूर पधारें। सभी से आग्रह मैं कर रहा हूँ कि उत्तराखंड में ज़रूर आइए और प्रकृति का आनंद लीजिए। उत्तराखंड में आपको हिमालय की चोटियों से लेकर गंगा, यमुना, सरयू सारी नदियों का आपको लाभ मिलेगा और हमारे 4 धाम यात्रा के अंदर भगवान बद्री विशाल, भगवान केदारनाथ, गंगा और यमुना ये सारी नदियां हमारे यहाँ स्थित हैं। तो आप पधारेंगे उत्तराखंड में तो पुण्य लाभ के साथ साथ आपकी आंखें जो हैं तृप्त हो जाएंगी और प्रकृति का सुंदरता देखने को मिलेगी। गढ़वाल और कुमाऊं दौरे से लौटने के बाद आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने 4 धाम यात्रा को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 4 धाम यात्रा को लेकर सरकार जो दावे कर रही है, दावे सारे के सारे खोखले नजर आ रहे हैं, क्योंकि 4 धाम मार्गों पर यात्रियों के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक कि बद्री, केदार मंदिरों में बिजली और पानी की समस्या बनी हुई है, जिससे कि आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गढ़वाल दौरे में था, जिसमें श्री केदारनाथ धाम और श्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा भी
थी और माँ गंगा के अभिषेक के साथ उसका समापन होना था। और उसका मुख्य उद्देश्य था कि मैं चारधाम यात्रा जो चल रही है उसके लिए जो सरकार जो दावे कर रही है वो कितने सही हैं उसका आकलन करना भी था, और ग्रास रूट वर्कर से मिलकर कांग्रेस की जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां थी कि सारे अनुकूल वातावरण के बाद हम अपेक्षित रिजल्ट नहीं ले पाए, उसकी कारणों को जानने का मेरा जो प्रयास था। रुड़की रेलवे स्टेशन अधीक्षक को एक धमकी भरा पत्र मिला है। पत्र टूटी फूटी हिंदी में लिखा हुआ है। इनमें खुद को आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का एरिया कमांडर सलीम अंसारी बताकर लक्सर, नजीबाबाद, देहरादून, रुड़की, ऋषिकेश, हरिद्वार रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। साथ ही हरिद्वार में मनसा देवी, चंडी देवी समेत अन्य धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाने की धमकी दी गई है। पत्र में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम है, उनको भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। पुलिस पत्र भेजने वालों की जांच पड़ताल में जुट गई है। साथ ही उत्तराखंड और यूपी के रेलवे स्टेशन पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। पुलिस पहले मिले इस धमकी भरे पत्र की हैंडराइटिंग मिलान करने की कोशिश करी है। हालांकि पहले मिले पत्रों की तरह ये किसी भी शरारती भरा हो सकता है, लेकिन मामला संवेदनशील होने के चलते पुलिस अलर्ट मोड में है। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति पिछले 20 सालों से इस तरह के धमकी भरे पत्र भेज रहा है, फिर भी एहतियात बरता जा रहा है। देखिए, रेलवे के स्टेशन मास्टर को लेटर आया है। ऐसे लेटर पूर्व में भी आते रहे हैं, मेरे को याद है 20 साल से कम पहले तक। और कोई ऐसा लगता है कि कोई मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है जो आदमी इस तरह की चिट्ठियां लिख रहा है। कभी जो राइटिंग सिमिलर होती है जो पहले वाली, तो किंतु ट्रैक नहीं हो पाया है। हमने एसपी को बोला भी है कि प्रयास करें कौन ऐसा लिख रहा है, पर है ये श्योर है कि वो कोई स्वस्थ माइंड का आदमी नहीं है जो ये सब लिख रहा है। इस तरह की भारत निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने सीमांत वासियों से विधानसभा चुनाव में दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए की गई व्यवस्थाओं के फीडबैक लिए हैं। और आपको बता दें कि चुनाव आयुक्त ने हिंदुस्तान के अंतिम सीमांत गांव माड़ा में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और विधानसभा सामान्य निर्वाचन में जिला प्रशासन की बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए की गई व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली, जिस पर ग्रामीणों ने बताया कि इस बार दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं को मानदेय स्थल तक जाने में कोई परेशानी नहीं हुई है। जिला निर्वाचन अधिकारी के कुशल नेतृत्व में हर गाँव में जहाँ दिव्यांग मतदाता थे, वहाँ पर कई स्वयंसेवी संस्थाओं के वॉलंटियर पूरे संसाधन के साथ तैनात किए गए हैं। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और चुनाव आयुक्त की इस पहल का धन्यवाद किया है। और इससे पूर्व निर्वाचन आयुक्त ने भगवान बद्रीनाथ के दर्शन किए और देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान उन्होंने बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के अंतर्गत किए जा रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही कार्यदायी संस्था को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी हिमांशु खुराना, एसपी श्वेता चौबे, उप जिलाधिकारी, ग्राम प्रधान समेत कई लोग मौजूद रहे। एक ब्रेक यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर आओ गांव चले, उत्तराखंड को तंबाकू मुक्त करें अभियान के तहत पूरे उत्तराखंड समेत बागेश्वर में लक्ष्य रखे गए हैं। जिले को तंबाकू मुक्त करने के लिए हर विकास खंड में 2-2 गांव को तंबाकू मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू और धूम्रपान करने का ज्यादा चालान करने वाले संबंधित थानों को विश्व तंबाकू दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। आगामी 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर जिले के सभी कार्यालय, ग्राम पंचायतों, विद्यालय, कॉलेज, विकासखंड, नगर निकायों, जिला पंचायत और सार्वजनिक स्थानों में ज्यादा से ज्यादा लोग तंबाकू मुक्त उत्तराखंड के लिए शपथ लेंगे, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने कई विभागों और संगठनों के साथ मिलकर आओ गाँव चले, उत्तराखंड को तंबाकू मुक्त करें अभियान शुरू कर दिया। क्योंकि जैसे आप लोग सब विदित हैं कि तंबाकू एक ऐसा हानिकारक है जिसका सेवन करने से हमें बड़ी गंभीर बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियों का से ग्रसित हो जाते हैं। इसको और प्रतिबंधित करने के लिए, इसको निषेध करने के लिए जैसे शासन द्वारा निर्देशित प्राप्त हुए हैं, पूरे मई के महीने में हमारा ये जागरूकता कार्यक्रम। इसके अलावा 31 तारीख को हमारा हर विद्यालय पे, हर डिग्री कॉलेजों में और हर ऑफिसेज में और सार्वजनिक स्थानों में एक शपथ कार्यक्रम होगा, जिसमें जो जिले के कम से कम हमें 20-25 हज़ार लोगों को इसमें शपथ दिलानी है।
अल्मोड़ा में हुई बारिश नगरपालिका की व्यवस्थाओं की पोल खोल के रख दी है और आपको बता दें कि लंबे समय तक हुई बारिश के चलते सड़कों पर मलबा आ गया है। नालियां चौक हो गई हैं और कई दुकानों में तो मलबा और पानी घुस गया है। बताया जा रहा है कि हर साल बरसाती सीजन के दौरान ये समस्या नगरवासियों के लिए मुसीबत बन जाती है, लेकिन नगरपालिका ने पिछली बारिश से कोई सबक नहीं लिया। इसका खामियाजा हर साल लोगों को भुगतना पड़ता है। कुछ लोगों का कहना है कि मानसून से पहले ये हाल है तो मानसून सीजन में क्या स्थिति होगी, आसानी से उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लोगों ने ये बताया है कि पानी की निकासी के लिए सड़क किनारे हर साल नालियों के निर्माण के लिए उनके नाम पर लाखों रुपए बहाए जाते हैं, लेकिन कुछ महीनों के अधिकांश नालियों का नामो निशान वहां पर नहीं रहता। ऐसा है, नालियों की सफाई का काम हमारे यहाँ बहुत दिनों से चल रहा है। कई नालों की सफाई हो चुकी है और लगातार ये काम प्रगति पर है। अब पानी घुसने का कहीं और भी कारण हो सकते हैं, कहीं नाली की टूट फूट हो सकती है, कहीं चोकिंग हो सकती है, जो कि सामान्यतया एक आम बात है। बरसात के दिनों में ये एक आम समस्या हो जाती है और इसी समस्या से निपटने के लिए हमारा लगातार प्रयास चल रहा है कि हम नालों की सफाई करें। और आज भी बोर्ड बैठक में भी एक प्रस्ताव आया हुआ है हमारे सफाई विभाग की ओर से कि कुछ हमें अतिरिक्त जन संसाधन दिए जाएं ताकि हम नालों की और अच्छे ढंग से सफाई कर सकें। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर आर.के. जैन 12 मई को कर्णप्रयाग पहुंचेंगे। जिला सूचना अधिकारी ने बताया कि अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष 12 मई को केपीजी पहुंचेंगे और विकासखंड कर्णप्रयाग सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। अध्यक्ष अल्पसंख्यकों के कल्याण को लेकर संचालित केंद्रीय और राज्य योजनाओं की समीक्षा और समस्याओं का निराकरण करेंगे। केदारनाथ धाम यात्रा 6 मई से शुरू होते ही मौसम ने करवट बदल ली और आपको बता दें कि केदारनाथ धाम समेत केदार घाटी में भी मौसम बदल रहा है। बारिश के चलते यात्रा में श्रद्धालुओं को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लाइन में खड़े भक्तों पर बारिश पड़ रही है और बारिश उनकी परीक्षा ले रही है। बारिश के होते ही तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसके चलते बुजुर्ग भक्तों की सेहत पर नकारात्मक असर दिख रहा है। प्रशासन ने 4 धाम की यात्रा पर जा रहे लोगों को बारिश से बचने की सलाह दी है। 4 धाम यात्रा पर श्रद्धालुओं की भीड़ रोजाना क्षमता से ज्यादा पहुंच रही है और आपको बता दें कि सरकार की सारी व्यवस्थाओं के बाद भी भीड़ की वजह से व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि जब तक श्रद्धालुओं के रुकने और यात्रा की व्यवस्थाएं ना हो जाएं तब तक यात्रा के लिए वो ना निकले। हालांकि इस बार 4 धाम यात्रा सही तरीके से चल रही है। 6 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद श्रद्धालु लगातार बाबा के दरबार पहुंच रहे हैं। ताजा के आंकड़ों के मुताबिक 59,000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। कोरोना महामारी की वजह से 2 साल बाद शुरू हुई 4 धाम यात्रा में बड़ी तादाद में श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। सिर्फ 3 दिनों में केदारनाथ धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा तकरीबन 60,000 पहुंच चुका है। हालांकि अभी तक विदेशी श्रद्धालुओं ने 4 धाम यात्रा के लिए केदारनाथ का रुख नहीं किया है और वहीं एक तरफ गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के 5 दिनों के अंदर 50,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने मां गंगा और यमुना के दर्शन किए। 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ के कपाट खुलते ही भक्त दर्शनों की बड़ी संख्या में वहां पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं के बड़ी संख्या में केदार घाटी में पहुंचते ही राजमार्ग पर जाम की समस्या देखने को मिल रही है। राजमार्ग पर जगह जगह जाम लगने से श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और आपको बता दें कि गुप्त काशी से ऊपर ब्यूगाड़ और बड़ासू बाजार से पहले कई स्थानों पर सड़क चौड़ी ना हो पाने के कारण घंटों जाम लगा रहा, जिस कारण श्रद्धालु अपने गंतव्य तक सही समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऑल वेदर रोड निर्माण का कार्य कर रही कार्यदायी संस्था ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के कारण कटिंग कार्य बंद किया गया है। साथ ही 4 धाम यात्रा के मद्देनजर कार्य को बंद करना अनिवार्य था, जिस कारण कुछ स्थानों पर सड़क कटिंग का काम पूरा नहीं हुआ है। साथ ही फाटा बाजार से पहले डोलिया देवी डेंजर जोन पर राजमार्ग विभाग के द्वारा सड़क के गड्ढों की मरम्मत तक नहीं हो पाई है, जिससे कि वहां पर कभी भी कोई भी घटना हो सकती है।
पंच केदारों में द्वितीय केदार के नाम से विख्यात और सुरमय मखमली बुग्यालों के मध्य विराजमान भगवान मदमहेश्वर के कपाट खोलने की प्रक्रिया 15 मई को ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में शुरू होगी। 15 मई को भगवान मदमहेश्वर की चल रही विग्रह उत्सव मूर्तियां ओंकारेश्वर मंदिर के गर्भगृह से सभा मंडप में विराजमान होंगी। साथ ही स्थानीय श्रद्धालुओं द्वारा नए अनाज का भोग अर्पित करके विश्व शांति और समृद्धि की कामना की जाएगी। 16 मई को भगवान मदमहेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली ओंकारेश्वर मंदिर में विश्राम करेगी। 17 मई को भगवान मदमहेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली कैलाश के लिए रवाना होगी और रात्रि प्रवास के लिए राकेश्वरी मंदिर राशि पहुंचेगी। 18 मई को डोली अंतिम रात्रि प्रवास के लिए गोंडार गांव पहुंचेगी और 19 मई को भगवान मदमहेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली के धाम पहुंचने पर भगवान मदमहेश्वर के कपाट ग्रीष्म काल के लिए खोल दिए जाएंगे। इसके लिए मंदिर समिति ने अपनी तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू कर दी हैं। तो चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है और बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचे भक्तों का आंकड़ा 3 दिन में 50,000 के पार पहुंच चुका है। पिछले 3 दिनों में तकरीबन 59,472 लोग केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। सोनप्रयाग में आज 10,650 यात्रियों का पहला दल केदारनाथ के लिए रवाना हो गया। रविवार को 17,473 यात्रियों ने भगवान केदारनाथ के दर्शन किए। इनमें 9,216 पुरुष और 8,249 महिलाएं शामिल हैं। साथ ही 284 नौनिहालों ने भी केदारनाथ के दर्शन किए। हालांकि इस दौरान यात्रियों को कई जगहों पर जाम की समस्याओं का सामना करना पड़ा और केदारनाथ के दर्शन करने के लिए कई घंटों इंतजार भी करना पड़ा। सीमांत खटीमा में वन क्षेत्र से भालू की आबादी क्षेत्र में पहुंच जाने से हड़कंप मच गया है। खटीमा वन विभाग के रेंजर राजेंद्र मंडराल को ग्रामीणों से सूचना मिली, जहां पर वन विभाग की टीम के साथ में रेंजर खटीमा के वन माहौलिया इलाके पहुंचे और वहीं एक कासकार के बाग में छुपे भालू को हल्द्वानी से बुलाया गया। आपको पता है जो हल्द्वानी से टीम बुलाई गई है वो विशेषज्ञ टीम ट्रैंकुलाइज करके रेस्क्यू कर चुकी है और इस दौरान भालू की आबादी क्षेत्र में घुसने की जो सूचना स्थानीय लोगों का जमावड़ा वहां पर लगा। एसडीओ रेंजर और वन विभाग की विशेषज्ञों की टीम ने भालू को सुरक्षित रेस्क्यू किया और खटीमा वन रेंज परिसर लाया गया। साथ ही मेडिकल टीम की देखरेख में भालू के स्वस्थ होने की फिलहाल सूचना आई है। ग्राम सूर्य मौलिया के प्रधान द्वारा जो है दूरभाष पर बताया गया कि एक भालू किसी कास्कार का जो बाग था वहां पे आगे अपने स्टाफ को लेकर के जहां पे भालू था मैं वहां गया, मैंने भालू को वहां देखा तो भालू आम के बाग में छिपा हुआ था। हमारे एसडीओ साहब के निर्देशन में जो है उस उक्त जो है भालू को जो है रेस्क्यू किया, सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू करने के तुरंत बाद जो है पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर उनियाल मांगती जी द्वारा जो है उसके स्वस्थ होने के उपरांत जो है उसको जो है नखाताल वन क्षेत्र में उसको सुरक्षित छोड़ दिया गया। मसूरी के टिहरी बाईपास पर क्लब के पास में ट्रक खराब होने से सड़क के दोनों ओर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। और आपको बता दें कि उत्तरकाशी, टिहरी, धनोज, चंबा, मसूरी, टिहरी बाईपास रोड से आने वाले लोगों को तकरीबन 2 से 3 घंटों तक सड़क पर इंतजार करना पड़ा। सूचना मिलने पर मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची और मैकेनिक की मदद से ट्रक को ठीक कराकर बड़ी मुश्किल से यातायात को ठीक कराया। आगे ऐसी समस्या ना हो इसलिए वहां पर मसूरी पुलिस को तैनात किया गया। अकोले की तरफ एक ट्रक जा रहा था जो मैकेनिकल कंडीशन के कारण ख़राब हो गया था, जिसे जो है यहाँ मिस्त्री की मदद से बुलाया, उससे जो ठीक करा पहले और ठीक करा के उसको जो है हम यहाँ से हमने जाम खुलवाया तो अभी स्थिति सामान्य है। आप क्या मानते हैं कई और गाड़ियाँ भी खराब हुई तो उसको लेकर काफ़ी दिक्कत है, धक्का लगाना पड़ा पुलिस को? अब कुछ गाड़ियाँ यहाँ उनको कुछ हाइट है और गाड़ियों में थोड़ा लोड रहता है तो चढ़ नहीं पाती हैं, तो फिर धक्के की मदद से भी हमने उसको ऊपर लेके गए और जाम को खुलवाया। 28 अप्रैल को देहरादून शहर के कई स्थानों पर आपको बता दें कि चैन स्नैचिंग की घटना सामने आई है, उसका खुलासा हो चुका है। देहरादून पुलिस ने उत्तर प्रदेश शामली से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 28 अप्रैल को 2 अज्ञात बाइक सवार शहर के कई थाना क्षेत्रों में सोने की चेन खींचते हुए नजर आए और वहां से भाग गए, जिसकी तलाश में लगातार देहरादून की पुलिस जुटी हुई थी। देहरादून पुलिस ने आरोपी जुगनू, सोनू, कन्हैया और बिल्लू को झिंझाना शामली से गिरफ्तार किया। देखिए, बेसिकली जो विगत दिनों में जो चेन लूट की घटनाएं हुई थी, जो एक ही दिन में लगभग 5-6 घटनाएं हुई थी, तो उनके लिए हमारे द्वारा जो देहरादून की तरफ से टीमें गठित की गई थी, क्योंकि हमको वेयर अबाउट्स मिल गए थे
और इसमें हमारी टीमें फिर हमने राज्य के बाहर भेजी थी, जिन्होंने कि लगातार वहाँ पर जहाँ पर इनको भेजा गया था अपना कार्य किया। 2 दिन पहले हमने जो इनको जिन्होंने अपराधियों को शरण दी थी उनको गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा जा चुका है। कल हमारे द्वारा बाकी जो 4 अभियुक्त थे जिनके के द्वारा ये घटना कारित की गई थी उनको भी शामली से गिरफ्तार किया गया है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।